नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट की थी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 यूनिट हमने उसमें कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 4 और 5 यूनिट। तो ये पार्ट 2 है। अब इसमें देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो जो यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसको देखेंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो होगा कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा सिलेबस है यूनिट 4, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। इसमें पूछा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसका हस्तक्षेपण यानी कि इंटरवेंशन क्या है। तो 4.1 है कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड डोमेन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। अब यहाँ पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन है तो शीघ्र पहचान, और इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेपण होता है। और दूसरी चीज़ में पूछी है टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 4.2 ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। इसमें 2 चीज़ें पूछी है, एक तो क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है, दूसरी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या होती हैं। नेक्स्ट पूछा है स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें स्क्रीनिंग और असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पूछा है। टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन फिर से पूछा, जो ये टॉपिक है और जो ये है वो सेम है। फिर नेक्स्ट पूछा है रोल ऑफ पेरेंट्स कम्युनिटी, ECEC अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर की बात करी गई है, ECEC एंड अदर स्टेक होल्डर इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर RP मतलब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 एंड NEP 2020। इसके हिसाब से जो स्टेक होल्डर हैं या अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज हैं वो क्या होंगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है 4.5 मॉडल ऑफ अर्ली इसमें है मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें होम बेस्ड है, सेंटर बेस्ड है, हॉस्पिटल बेस्ड है और इसका कॉम्बिनेशन है विद रेफरेंस टू ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 4.1 हमारा क्या है। तो जो 4.1 है, सबसे पहले इसमें जो 4 यूनिट है आप सबको दिख रही होगी। 4 यूनिट जो है यूनिट 4 अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन में 4.1 है तो कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड डोमेन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अर्ली मतलब शीघ्र और आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो यहाँ पर क्या पूछा है, शीघ्र पहचान क्या होती है। अब किसकी शीघ्र पहचान की बात कर रही है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी शीघ्र पहचान की, यानी कि हम अर्ली स्टेज में पहचानते हैं, ये पहचान करना कि समस्या क्या है, यानी कि स्क्रीनिंग करते हैं, ये पता लगाते हैं कि बच्चे में समस्या क्या है। जैसे हमने पीछे की वीडियो में भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन की पे चर्चा की थी और इस पे वीडियो भी पड़ी है, तो जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब बहुत ही क्रिटिकल एज में पता लगा लेना कि बच्चे में समस्या क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, हम अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चे में समस्या है तो हम उसके लिए रोकथाम कर सकते हैं, सही समय पर उसे ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, क्रिटिकल पीरियड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पीरियड जो होता है बच्चे का वो क्या होता है 0 to 3 ईयर। ठीक है, और जो 0 to 3 ईयर का जो बच्चे का कार्यकाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सारी चीज़ों के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्रिटिकल पीरियड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी अगर पता चल जाएगा कि बच्चे में समस्या क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट और केयर के साथ हम उसे स्कूल भेज सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा कौन सी स्कूल में जा सकता है। नेक्स्ट है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, मतलब बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पूछा अर्ली आइडेंटिफिकेशन के जो एस्पेक्ट हैं वो निम्न हैं।
सॉरी, ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन की जगह पे आपको क्या करना है यहाँ पर, इंटरवेंशन, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन। तो जो अर्ली इंटरवेंशन है उसमें कौन कौन से डोमेन है, एस्पेक्ट हैं, फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। तो हम इन्हें फिजिकल डेवलपमेंट से अगर रिलेटेड कोई सुविधा है वो दे सकते हैं। जैसे अगर बच्चे की फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स कमज़ोर है या फिर दिक्कत आ रही है, उसमें समस्या आ रही है, तो हम थेरेपी दिला सकते हैं। मतलब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे डेली लिविंग की चीज़ें करवा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो वो अच्छी तरीके से हो, लोगों से ज़्यादा बातचीत कर सके, इंटरेक्शन कर सके, ये कोशिश कर सकते हैं। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट उसका अच्छे से हो जाए, ये कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा है ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो जो ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उसको 2E भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 2E, ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब इसमें जैसे कि इसमें आपको ये दिख रहा होगा ट्विस्ट एक्सेप्शनल में डायग्राम, ठीक है। तो इसमें 2E का मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो टैलेंटेड और गिफ्टेड भी होता है बच्चा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। टैलेंटेड और गिफ्टेड भी होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होने के भी चांसेस होते हैं। यानी कि बच्चा काइनेस्थेटिक एक्टिविटी अच्छी कर सकता है, विजुअल उसका बहुत अच्छा है, IQ लेवल अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, क्रिएटिव है, ठीक है, एकेडमिकली अच्छा है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो होता है वो अच्छा होता है। लेकिन स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, उसके साथ एस्पर्जर सिंड्रोम हो सकता है, प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, पढ़ने लिखने संबंधी प्रॉब्लम, ऑटिज़म हो सकता है, इमोशनल डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक जो है, सबसे पहले तो इनकी जो जिज्ञासा होती है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, इनका जो सामाजिक कौशल होता है यानी कि लोगों से बातचीत करने का कौशल, मिलने जुलने का कौशल वो काफ़ी ख़राब होता है, व्यवहार संबंधी समस्या होती है, सीखते बहुत तेज़ी से हैं और मेमोरी पावर जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये 4.1 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 4.2। अब यहाँ पर है 4.2 में पूछा है ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले कि क्रॉस डिसेबिलिटी में हमने पीछे वाले यूनिट में चर्चा करा था कि जो क्रॉस डिसेबिलिटी है वो किसी भी डिसेबिलिटी में उसमें अंतर नहीं करते हैं और जो भी सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें 0 रिजेक्शन होता है कि मतलब कोई रिजेक्ट नहीं करे, यानी कि शून्य अस्वीकृति होती है, शीघ्र पहचान होता है। और इंटरवेंशन, अब इंटरवेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरवेंशन सर्विसेज क्रॉस डिसेबिलिटी को देते हैं। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी की रोकथाम, उसके लिए अवेयरनेस, ट्रीटमेंट जो भी ज़रूरी हो, उसके अलावा उसके बाद डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का विकास किस लेवल का हो रहा है, किस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं। और अगर बच्चा मतलब जैसे HI है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है या फिर गिफ्टेड है तो हायर एजुकेशन तक जा सकता है, उच्च शिक्षा के लिए उसे आगे भेज सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी लेवल के लिए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 4.3। जो 4.3 है आपका वो क्या है, तो इसमें पूछा गया है 4.3 में स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो सबसे पहले इसमें जो डिफाइन करना है आपको स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। सबसे पहले स्क्रीनिंग क्या होता है, तो एक डेफिनेशन मैंने इसमें मेंशन करी थी ताकि आपका क्लियर हो जाए। इसमें बिलियंट P 1991 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी, स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिसको विकासात्मक अवस्था में लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। एक शिविर होता है, बहुत बड़ा कैंप होता है और जिसमें बहुत सारी जनसंख्या के साथ, और उसमें क्या होता है, किन व्यक्तियों को समस्या है उसकी पहचान करते हैं,
ठीक है, ताकि वो जो भी समस्या है वो दूर की जा सके, ठीक है, और वो स्क्रीनिंग कहलाती है। स्क्रीनिंग क्या क्यों होती है? स्क्रीनिंग का पर्पस क्या होता है? समस्या का पता लगाना कि बच्चे में कौन सी समस्या है, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग जो है, इसमें स्क्रीनिंग पर्सन होना चाहिए सबसे पहले। स्क्रीनिंग ऑफ जैसे स्क्रीनिंग पर्सन, स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्क्रीनिंग पर्सन कौन हो सकते हैं, तो प्रोफेशनल हो सकते हैं। प्रोफेशनल कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रोफेशनल जैसे स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, और स्पेशल एजुकेटर के अलावा कौन हो सकता है? ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उसके अलावा कौन हो सकता है? सोशल वर्कर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, ठीक है, ये सारे स्क्रीनिंग पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कहाँ पर हो रही है? जैसे विद्यालय में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है, किसी कैंप में हो रही है उसका, ठीक है। तो दूसरा स्टेज वहाँ पर जाना। और तीसरा है स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट। अब स्क्रीनिंग किस उपकरण के साथ हो रही है, ठीक है, इसका पता लगाना। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्क्रीनिंग, यानी कि स्क्रीनिंग के मेथड क्या हैं, विधि क्या है स्क्रीनिंग की विधि। तो सबसे पहला इनफॉर्मल और नेचुरल मेथड, औपचारिक और प्राकृतिक विधि। जैसे बच्चे में अगर कोई समस्या है तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी इनफॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार है, कम सुनाई देता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका इनफॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट जो होता है वो स्क्रीनिंग पर्पज से होता है, ठीक है। उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में समस्या क्या। तो जैसे कॉइन टेस्ट है, क्लॉक टेस्ट है, ठीक है, कन्वर्सेशन टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं पता लगाने के लिए, इनफॉर्मल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चनायर स्क्रीनिंग मेथड, ठीक, प्रश्नावली जांच विधि। जैसे हाई रिस्क रजिस्टर का है, या फिर चेकलिस्ट भरवा लिया, या फिर केस हिस्ट्री करवा लिया, ठीक है, जिसमें नेटल, पोस्ट नेटल और प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल का पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चनायर को भरवा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप स्क्रीनिंग मेथड। जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या होती है तो उसमें ग्रुप में स्क्रीनिंग करते हैं ताकि सारे लोग कवर किए जा सकें, ठीक है। तो ग्रुप स्क्रीनिंग मेथड, ये 3 प्रकार के स्क्रीनिंग के मेथड हैं। ये क्लियर हो गया आप सबके? इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4.4। अब यहाँ पर पूछा है रोल ऑफ EC and other stakeholder in early intervention as per RPD 2016 and NEP 2000। ये जो NEP है ये गलती से यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर 2020 होगा, ठीक है, 2020, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होता है। रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होता है? सबसे पहले तो टेक केयर की जिम्मेदारी किसकी होती है? पेरेंट्स की होती है। कहते हैं कि पेरेंट्स जो होता है पहला या घर जो होता है बच्चे का, वो पहली पाठशाला होती है। तो जो भी चीज़ें सीखता है, वो लैंग्वेज सीखता है, वो घर से सीखता है। तो पेरेंट्स का रोल क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन में मदद करना, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाना, स्कूलिंग के लिए इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एड्स एंड अप्लायंस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करवाना, जो बच्चे की नीड है उसको उस बच्चे के लिए अचीव करना, ठीक है। तो ये पेरेंट्स की नीड, पेरेंट्स के रोल होते हैं कि किस तरीके से बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा परिवार में रहता है, उसका जो सोशलाइजेशन होता है या जो भी ज़्यादातर वो अपनी मतलब जो भी पीढ़ियाँ होती हैं उन्हीं से चीज़ें सीखता है। तो इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो है कम्युनिटी का रोल क्या होता है? कम्युनिटी में लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोगों से मिलते जुलते हैं। बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है? कम्युनिटी में होता है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं अब देखते हैं हम। तो इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल का मतलब ऐसे प्रोफेशनल जो हेल्थ की मतलब स्वास्थ्य की देखभाल करें। स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं वो हो सकते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं। अब आता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो है वो कौन, एज़ पर RPWD 2016 और NEP 2020 की जो सर्विसेज हैं उसमें
क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले पेरेंट्स का कोलाब्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे टीचर और पेरेंट्स हैं तो उनका कोलाब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो वो उसमें हेल्प कर सकते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इंक्लूज़न कर सकते हैं, हम सबको शामिल कर सकते हैं, बच्चे को फुल्ली पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, बच्चे को समान अवसर दे सकते हैं, भेदभाव हटा सकते हैं, बच्चे के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ला सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता वाली लाइफ दे सकते हैं हम अपने बच्चे को। तो इस तरीके से हम ये सुविधाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 4.5। अब 4.5 जो है आपका वो क्या है, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, हॉस्पिटल बेस्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, विद रेफरेंस टू ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गृह आधारित मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर जो गृह आधारित मॉडल है वो क्या है, तो गृह आधारित मॉडल सबसे पहले होम बेस्ड, इसमें घर पर सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें प्रोफेशनल क्लाइंट के घर जाकर इंटरवेंशन करते हैं और बच्चे की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जो भी प्रथाएं हैं, सामाजिक गतिविधि है, ठीक है, उसका निरीक्षण किया जाता है कि बच्चा किस तरीके से सामाजिक गतिविधि कर रहा है। उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में मदद मिलती है, समाधान प्रदान करते हैं जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो घर जाकर, माता पिता को प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो गतिविधि करवा सकें बच्चों को। ठीक है, तो ये होम बेस्ड या होम गृह आधारित हस्तक्षेपण होता है। नेक्स्ट है सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, डिसेबल्ड बच्चों को सेंटर में ले जाते हैं, इसमें पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पालन पोषण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें एक विशेषज्ञों का समूह होता है जो बच्चे की टेक केयर करता है और उन्हें प्रशिक्षण देने का, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल। अब इसमें अगर बच्चे को मेडिकल की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या काम आता है, हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल। ठीक है, कॉम्बिनेशन में होम, सेंटर और हॉस्पिटल ये सारे होते हैं। ठीक है, तो 4.5 भी आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है नहीं है? आगे बढ़ते हैं। 4 यूनिट हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम आगे 5 यूनिट पे। 5 यूनिट जो है इसमें है ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन। डिसेबिलिटी सेक्टर के मानव संसाधन क्या हैं, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, उसकी करेंट स्टेटस, नीड, इश्यूज़ क्या हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग विद इन द एथिकल फ्रेमवर्क। दूसरा है 5.2 रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। इसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं उनको पूछा है, IDA इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलाइंसेस। ठीक है, यूनेस्को पूछा है, UNDP, यूनिसेफ, WHO इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। 5.3 है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज सच एज। अब इसमें है UNCRPD, MDG और SDG है। ठीक है, नेक्स्ट है 5.4 रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, AYJ NISHD। इसमें गलत लिखा हुआ है, NISH, यहाँ पे क्या होगा, HD। ठीक है, LD नहीं है। नेक्स्ट है ISLRTC, फिर नेक्स्ट है NIEPID, फिर नेक्स्ट है NIEPMD, नेक्स्ट है NIEPVD, फिर NILD, NIMHR, PDU, NIPPD, नेक्स्ट है SVNIRTAR इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे कितने डिसेबिलिटी सेक्टर के, 9 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5.5 रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सर्विस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें हम ICT के बारे में जानेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ठीक है, या तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक सब पॉइंट करके। तो सबसे पहले देखते हैं 5.1। 5.1 जो है आपका वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो सबसे पहले 5.1 ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर।
ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिसेबिलिटी सेक्टर के हैं वो क्या हैं, तो इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यानी कि मानव संसाधन जो बच्चे के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मानव संसाधन। अब मानव संसाधन का मतलब क्या है, जो बच्चे के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बच्चे के हित के लिए कौन काम मतलब यहाँ पर कौन होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर हो गए, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, ठीक है, काउंसलर हो गया। ठीक है, तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे प्रोफेशनल हैं। टेक्नीशियन का काम क्या होता है, जो एड्स एंड अप्लायंस बनते हैं बच्चों के, वो उसका काम करते हैं। नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जैसे हम लोग हैं HI VI ID CP LD MD, जितने भी स्पेशल वाले कोर्सेज करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्पेशल एजुकेशन वगैरह हम लेते हैं तो हम स्पेशल एजुकेटर कहलाते हैं, यानी कि हमारे साथ विशेष नाम जुड़ा है, विशेष शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है, सेवाएं प्रदान करने वाला। नेक्स्ट पेरेंट्स होते हैं, फिर कम्युनिटी मेंबर होते हैं, और सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो होता है वो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो बच्चे के हित के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या क्या नीड होती है, पब्लिक पॉलिसी एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब पॉलिसी जो योजनाएं जो बच्चों के हित के लिए काम करती हैं, जो बच्चों के प्रावधान हैं किस में होते हैं, पॉलिसीज़ में होते हैं। ठीक है, तो मैन पावर और रिक्वायरमेंट, अब इसमें क्या होता है, कैपेसिटी, बच्चे की योग्यता को या क्षमता को बढ़ाने का काम किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी, समाज में सुरक्षा की भावना के लिए काम किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई हार्म नहीं करे, कोई परेशान नहीं करे, जिससे सब डिग्निटीपूर्ण रहते हैं वैसे डिसेबल्ड बच्चे भी रह पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च और डेवलपमेंट इसलिए होता है क्योंकि नई नई तकनीक आती हैं, जैसे टीचिंग स्ट्रेटजी है, चेंज होती रहती हैं। पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, फिर अभी लर्नर सेंटर्ड हो गया है। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड में बच्चे की नीड को ध्यान में रखा जाता है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से हम उनको पढ़ा सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ आई हैं वो रिसर्च की वजह से ही तो आई हैं, तो इसलिए रिसर्च की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट होती है एडवोकेसी और अवेयरनेस। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होगा या उनके सामने हम एडवोकेसी नहीं करेंगे कि डिसेबल्ड बच्चे समाज के लिए बुरे नहीं हैं, वो भी उसका एक अहम हिस्सा है। ठीक है, एक अहम पहलू है। अगर हम उनकी एडवोकेसी करेंगे, वकालत करेंगे, तो उनके हित के लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। जिस तरीके से नॉर्मल मनुष्य होता है उसी तरीके से जो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो भी समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो ये इस नीड होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5.2 जो है, इसमें क्या पूछा है, रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। अब इसमें इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलाइंसेस, IDA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलाइंसेस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, इसमें पूछा गया है सबसे पहले यूनेस्को, फिर यूनिसेफ, UNDP, WHO इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं IDA क्या है, यानी कि IDA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलाइंसेस। ठीक है, IDA क्यों है, क्यों बोला गया, तो ये सतत विकास एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, मतलब जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके सतत विकास के लिए काम करता है और उनके मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करता है, जितने भी यूनेस्को है, यूनिसेफ हैं, UNDP हैं, WHO हैं, जो भी डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल अलाइंसेस हैं, उन सबका ये समर्थन करता है। उसके अलावा जो भी चेंज होते हैं लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, सब IDA की वजह से होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले यूनेस्को। तो जो यूनेस्को है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो यूनेस्को है, यूनेस्को की एक वीडियो पड़ी है, तो आप देख सकते हो उसको जाके।
पूरी वीडियो है, लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट में डाला हुआ है क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काम किया जाता है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। और जो भी लोगों में असमानता है, लैंगिक असमानता है, जैसे पुरुष है तो ये बाहर जा सकता है, यही काम कर सकता है, उन चीज़ों को ख़त्म करना है कि नहीं, महिलाएं भी आगे जा सकती हैं, वो भी आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने का इसमें काम किया जाता है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न? आगे देखते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो 1946 में स्टार्ट किया गया था। जैसे बहुत बार युद्ध होते थे ना, युद्ध के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, खाना नहीं मिलता था या फिर बहुत आपातकालीन स्थिति आ जाती थी, तो उस स्थिति को दूर करने के लिए यूनिसेफ लागू किया गया। ठीक है, जिसमें जो भी बच्चे होते थे उनको भोजन, दवाएं, कपड़े, आपातकाल जो भी ज़रूरत होती थी उनको पूरा करने के लिए ये यूनिसेफ बनाया गया। ठीक है, यूनिसेफ कई क्षेत्रों में मदद कर रहा है, जैसे जिला स्तर पर एजुकेशन के प्रबंध को, और दिव्यांग बच्चों के लिए जो एकीकृत शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, उसके लिए भी काम किया है यूनिसेफ ने। नेक्स्ट है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1951 में आया। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गरीब, ये जो काम कर, इसमें जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं गरीबी को दूर करने के लिए, मानव के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अचीवमेंट के लिए, और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, मतलब समावेशी वृद्धि के लिए, ताकि लोग आगे बढ़ सके, सभी लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट है WHO। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच, मतलब सभी लोग पहुंच पाएँ, जो भी स्वास्थ्य की स्वस्थ, मतलब जो भी हेल्थ के से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं उन तक सभी लोग पहुंच पाएँ। ठीक है, आपात स्थिति की तैयारी, कभी मतलब अचानक से किसी को कुछ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। दुनिया को सुरक्षित रखने का इसका एक वो है कि दुनिया को सुरक्षित रखना है, और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको सेवाएँ प्रदान करना है। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? आगे देखते हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कन्फ्यूज़न है। ठीक है, नेक्स्ट है 5.3, जिसमें पूछा है इंटरनेशनल कन्वेंशन पॉलिसी मेकर, इंटरनेशनल कन्वेंशन पॉलिसीज सच एज UNCRPD, MDG एंड SDG। अब इसमें 3 चीज़ें पूछी, UNCRPD, MDG और SDG। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं पानी पी लूँ, बहुत तेज प्यास लगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ब्रेक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजस्थान है तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ रही है, और आप सब गर्मी से बच के रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेहनत नहीं करिए, अभी टाइम कम है, इसलिए लगे रहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज सच एज UNCRPD, MDG एंड SDG को पढ़ना है। इन सब की वीडियोस पढ़िए, अगर पूरी देखनी है तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है। UNCRPD का फुल फॉर्म है, जितने भी फुल शॉर्ट फॉर्म हैं उनके फुल फॉर्म ज़रूर याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर फुल फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, C फॉर कन्वेंशन, R फॉर राइट टू, P फॉर पर्सन, P फॉर पर्सन विथ, D फॉर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये कब अडॉप्ट किया गया? 13 दिसंबर यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, इसके जो जनरल प्रिंसिपल हैं, रिस्पेक्ट और फ्रीडम
की बात करी गई, जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनकी सम्मान की बात करी गई और उनको आज़ादी देने की बात करी गई, ठीक है। गैर भेदभाव, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। फुल और इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करी गई। फुल और इफ़ेक्टिव का मतलब पार्टिसिपेशन तो हो लेकिन प्रभावी सहभागिता की बात करी गई इसमें, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डाइवर्सिटी है, उनको रिस्पेक्ट करने की बात करी गई। सबको समान अवसर देने की बात करी गई। एक्सेसिबिलिटी यानी कि सुलभ यानी कि पहुंच की बात करी गई कि जैसे कोई डिसेबल्ड बच्चा है कहीं पे जा रहा है तो हर जगह पे जैसे सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, ताकि वो आसानी से उस चीज़ को एक्सेस कर पाए, ठीक है। महिला एवं पुरुष के बीच जो समानता है, जैसे डिसेबल्ड वुमेन और डिसेबल्ड मैन है उनके बीच जो असमानता है उसको दूर करने की बात करेगी, तो ठीक है। तो ये UNCPD हो गया। नेक्स्ट है MDG का जो फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो 2000 से लेके 2015 तक अचीव करने थे, जिसमें 8 गोल थे, ठीक है। अब वो 8 गोल अचीव हो गए, तो अब आ गया है नेक्स्ट SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 से 2030 तक, ये 23 नहीं है, 2030 तक ये जो गोल है वो अचीव करने हैं, ठीक है। 2015 से 2030 तक इसके सारे गोल अचीव करने हैं, जो 17 गोल हैं। और इसमें जो 4 गोल है वो इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल। इसमें इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन की तो बात करी है, सबको शामिल करने की बात करी है। इक्विटी की बात करी है, इक्विटी मतलब नीड बेस्ड एजुकेशन की बात करी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करी है। और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, जीवन पर्यंत जो हम सीखते रहते हैं, उसको प्रमोट करने की बात करी है, ठीक है। तो इसको अचीव करना है कब से, 2015 से स्टार्ट हो गया, 2030 तक ये 17 गोल अचीव करने हैं विश्व लेवल पर, ठीक है। तो ये भी वीडियो पड़ी है, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। ये क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है? आगे बढ़े, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट है 5.4। अब 5.4 जो है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें AYJ-NISHD पूछा है, ISLRTC पूछा है, NIEPID पूछा है, NIPMD पूछा है, NIEPVD पूछा है, NILD पूछा है, NIMHR पूछा है, PDUNIPPD पूछा है एंड SVNIRTAR पूछा है, ठीक है। इन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं AYJ-NISHD ब्रैकेट में D। मैं इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ के आई हूँ, मैं बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की चीज़ों के बारे में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी ब्रैकेट में दिव्यांगजन। अली यावर जंग, जब बहुत बार हम फुल फॉर्म पूछते हैं, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से बहुत बार फुल फॉर्म पूछती हूँ, तो वो हमेशा एक चीज़ लिखते हैं आलिया वर्जन, जबकि आलिया वर्जन नहीं है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी ब्रैकेट में दिव्यांगजन, ठीक है। ये प्लेस कहाँ है, इसका कहाँ पे स्थित है, मुंबई में, बांद्रा वेस्ट में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। पब्लिश कब हुई थी, 1983 में, ठीक है। इसका जो रोल है क्या है, मानव शक्ति का विकास, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज बनाना, अनुसंधान सेवाएं, जो भी रिसर्च होती है उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाना, भौतिक विकास करना, जो भी सूचना प्रलेखन और सूचना का प्रसार, सेवाओं का विस्तार, इन सब चीज़ों में इसका मतलब जो AYJ-NISHD है उसकी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है ISLRTC। ISLRTC जो है इंडियन, इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, प्लेस कहाँ है, न्यू दिल्ली। पब्लिश कब हुई, 28 सितंबर 2015, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मानव शक्ति का विकास फॉर साइन लैंग्वेज, ठीक है, जो साइन लैंग्वेज है या सांकेतिक भाषा उसके लिए मानव शक्ति का विकास, साइन लैंग्वेज के उपयोग को बढ़ावा देना, साइन लैंग्वेज में रिसर्च को बढ़ावा देना, प्रोफेशनल तैयार करना साइन लैंग्वेज के, ठीक है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट है NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, ये कहाँ पर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, सिकंदराबाद में है। स्टैब्लिश ईयर क्या है 1984, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है वो क्या है, मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन बनाना, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा बहुत सारे मानव संसाधन बनते हैं, ठीक है। रिसर्च होता है, सूचना एवं प्रसार, समुदाय आधारित पुनर्वास जो भी होते हैं यहीं के से स्टार्ट किए गए, ठीक है। तो समुदाय आधारित पुनर्वास करवाना इनका काम है, इनका उद्देश्य है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट 4 जो है NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो चेन्नई में है, 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, जहाँ से अभी आपका कि IDD जो है उसके एग्ज़ाम जो है यही NIPMET कंडक्ट करवाते हैं, और जो आपका HI है उसका एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होता है वो कहाँ से होता है, AYJ NISHD से होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो रोल है वो क्या है, मानव संसाधन बनाने का, रिसर्च करने का, जो इस डिसेबिलिटी एरिया में भौतिक संसाधन बनाने का, देखभाल और पुनर्वास मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट है 5 NIEPVD, ये कहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। मैं फिर से बता देती हूँ, इसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया था, मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगी और आप लिख लोगे, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, ये देहरादून में है। 1982 अक्टूबर में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाना, जो भी ब्लाइंड पर्सन है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, उनके लिए जनशक्ति का विकास, इस डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जॉब प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट देना उनको, ठीक है। तो ये सारे इसकी रोल हैं, इसकी भूमिकाएं हैं। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न, आगे बढ़ें, ओके। नेक्स्ट है 6 NILD जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहाँ पे है, कोलकाता में है। 1978 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये किसके लिए है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। इसका भी जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है, मानव संसाधन बनाना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जो भी एड्स एंड अप्लायंस होते हैं उसमें इसका उसको बनाना, उसके अलावा अनुसंधान को बढ़ावा देना, जनशक्ति का विकास, ठीक है, मैन पावर डेवलपमेंट करना, ये सारे NILD के ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7 NIMHR का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, 1973 सीहोर MP में है, ठीक है। और इसमें किस चीज़ पे काम होता है, मेंटल हेल्थ पर, ठीक है, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन है, यानी कि जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें रिहैबिलिटेट करने का काम किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है PDUNIPPD, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो इसका लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो क्या है, मानव संसाधन विकास, जिसमें फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी, उसके अलावा व्यावसायिक चिकित्सा करवाने का काम करता है। प्रोस्थेटिक और ऑर्थोस्टिक क्या होता है, इसमें लिम्स जो होते हैं, जैसे जिसके पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं, उनको वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कैलिपर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट होते रहते हैं इसमें, रिसर्च जो भी डिसेबिलिटी एरिया है उसमें रिसर्च
करते रहते हैं, ठीक है। 9 है SVNIRTAR, इसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट प्लेस, SVNIRTAR जो है इसका जो फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये प्लेस कहाँ है? इसका कटक में है, भुवनेश्वर में। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1974, ठीक है। और ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5.5। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं रोल ऑफ ICT इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन सर्विस, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है? रोल ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें पूछा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मतलब जो डिसेबिलिटी की होती हैं उसमें इंक्लूजन सर्विस क्या होती है और डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम ICT की बात करें तो जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे असिस्टिव डिवाइसेस डेली लिविंग से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। चलने फिरने के उपकरण हो जाएंगे, वातावरणीय उपकरण हो जाएंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी, यातायात के उपकरण हो जाएंगे, जैसे हियरिंग ऐड हो जाएगा। हम बात करें सहायक उपकरण की तो व्हीलचेयर भी आएंगे, क्रचेस भी आएंगे, ठीक है। तो ये सारे उपकरण हैं। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन किन चीज़ों से करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताएं। आपकी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की 5 यूनिट तक हो गया है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है। और आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो प्लीज़ सिलेबस को पढ़ के जाएं। और बाकी इस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट पेपर लेकर मैं बहुत जल्द ही हाजिर होंगी। थैंक यू, शुक्रिया।